हमारे लंग्स के नीचे तरफ एक मेम्ब्रेन होती है कॉल्ड एज डायफ्राम, राइट। डायफ्राम नॉट ए स्केलेटल पार्ट, वो एक बोन नहीं है, बट वो स्केलेटल पोर्शन के हिस्से में जुड़ी हुई रहती है। मतलब रिप्स आ जाती है, वर्टेब्रल कॉलम आ जाता है, और स्टर्नम का पोर्शन आ जाता है। तो पूरा यहाँ पर आपको पता है इन दिस एरिया क्या प्रेजेंट है, डायफ्राम प्रेजेंट है। तो वो किससे जॉइंट रहेंगी, चारों तरफ, ऑन द वेंट्रल, ऑन द डॉर्सल एंड द लैटरल साइड, रिप से जुड़ी हुई रहती है, बेसिकली बोन से जुड़ी हुई रहती है। तो डायफ्राम की मसल्स कौन सी होगी, स्केलेटल मसल, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ एक डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ, सपोज दैट ये मेरी लंग्स है, ठीक है, मैं लैटरल व्यू देख रहा हूँ, तो ये डायफ्राम है। तो होता क्या है, अगर मैं इसको नीचे तरफ खींचूंगा, डायफ्राम को मैं नीचे तरफ ले जाऊं, तो नीचे तरफ जाने के कारण सपोज दैट ये एक पोजीशन है डायफ्राम की, और सेकंड पोजीशन डायफ्राम अब यहाँ जा चुका है, नीचे जा चुका है। सो व्हेन द डायफ्राम गोज टू द डॉर्सल साइड, या नीचे तरफ, हम इसको कह सकते हैं कि डायफ्राम जब इंफीरियर साइड जाएगा, सुपीरियर तो ऊपर जाने हो गया, नो, जब डायफ्राम इंफीरियर साइड में जाएगा, तो ये जितनी भी स्पेस बचेगी, यहाँ पर क्या क्रिएट हो जाएगा, एक प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। समझ रहे हो, जैसे पाइप में एयर पहले प्रेजेंट थी, पाइप में की पूरी एयर बाहर खींचने की वजह से उतने हिस्से में प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, और पानी जैसे ही उस हिस्से में आता है, तो क्या होगा, पानी फिर बाहर निकलना कंटिन्यूअसली स्टार्ट हो जाएगा, बिकॉज आपने एक प्रेशर ग्रेडिएंट क्रिएट कर दिया है, राइट। उसी तरीके से लंग्स की जो डायफ्राम है, वो डायफ्राम नीचे अगर जाएगी, तो इतने एरिया में क्या क्रिएट हो जाएगा, प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, नेगेटिव प्रेशर, जिसके कारण क्या होता है, एयर बाहर से अंदर रश कर जाएगी, राइट। एंड सेकेंड टाइम क्या होगा, जब ये इस पोजिशन पर आ चुकी है, अब क्या होगा, ये वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन पर जाएगी। जैसे ही ओरिजिनल पोजीशन पर जाती है, एक ये वाला पोजीशन, एक ये, राइट। तो आप ही खुद ही सोचो, इनहेलेशन के टाइम पर डायफ्राम कैसे होगा, सांस ले रहे हैं तो ये ऐसा हो गया, ठीक है, इनहेलेशन। जैसे ही आप सांस छोड़ रहे हो, क्या होगा, वापस जाओ एयर, तो एयर यहाँ पर प्रेजेंट आती है, एयर ऐसे अंदर आती है लंग्स से, तो डायफ्राम को क्या होना होगा, फैट। तो अच्छे से सोचना, पहले डायफ्राम फ्लैट होगा, एक प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट करेगा कि मुझे जरूरत है एयर की, बाहर से एयर अंदर लाई जाए, ठीक है। तो कल जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा था लास्ट टाइम पर, एंडिंग ऑफ द सेशन के टाइम पर, कि एक पर्सन अगर ड्रॉनिंग के कारण मरता है, या वो बेहोश होता है पानी नाक में या लंग्स में जाने के कारण, देन द डायफ्राम इज नॉट एबल टू क्रिएट ए प्रेशर, ठीक है, वो नीचे नहीं जा सकता है। तो नीचे नहीं जा सकता है क्यों, क्योंकि सेंसेशन या ब्रेन से इंपल्स जाना डायफ्राम को बंद हो चुका है, ठीक है। तो ब्रेन अपने आप भी कोऑर्डिनेट करता है लंग्स लंग्स को, राइट। सो एब्डोमिनल में से प्रेस किया जाए तो क्या होता है, डायफ्राम जो इस तरीके से था वो फ्लैप होना स्टार्ट करता है, बिकॉज यू आर एक्सर्टिंग ए प्रेशर ओवर हियर। मतलब आप जैसे ही अंदर प्रेशर एक्सर्ट करोगे, ऑर्गन्स बाहर आना चाहेंगे, अगेन यू एक्सर्ट ए प्रेशर, ऑर्गन्स बाहर आना चाहेंगे। तो इस वजह से होगा क्या, जैसे ही आप अंदर पैल्प कर रहे हो, डायफ्राम कहाँ जाने की कोशिश करेगा, ऊपर, बिकॉज डायफ्राम ये है, इसके नीचे ऑर्गन्स है, यू आर प्रेसिंग द ऑर्गन्स, डायफ्राम गो इन दिस पोजिशन। जैसे ही आपने हाथ थोड़ी फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए आप रिलीज करोगे ना, पंपिंग मैकेनिज्म के लिए, अगर आप एब्डोमेन को पंप भी कर रहे हो, दबा भी रहे हो, तो कुछ ना कुछ सेकंड का तो गैप लोगे ना। जैसे ही आपने प्रेस किया डायफ्राम ऊपर, फिर आपने थोड़ी देर के रिलैक्स किया, ऑर्गन्स आप ओके, ठीक है। जैसे ही आपने जैसे ही आपने एब्डोमिनल के ऑर्गन्स को रिलैक्स किया, तो क्या होगा, डायफ्राम वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन पर। आपने हाथ हटाया, एब्डोमिनल ऑर्गन्स रिलैक्स, डायफ्राम नीचे। तो इधर प्रेस करने का मतलब क्या है, एक ऑटोमेटिकली प्रेशर जनरेट करना है, ताकि बाहर से एयर अंदर रश रश कर ले, ठीक है। सपोज दैट ऐसे मानकर चलो, आपने अगर स्पंज देखा है, स्पंज, तो स्पंज में वाटर की कमी होती है इनिशियली। जैसे ही आप उसको वाटर में इनपुट करो, पानी अपनी हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन, मतलब स्पंज के अंदर घुस जाएगा, राइट। तो स्पंज का नेचर ही वैसा है कि उसमें हमेशा पानी की कमी बनाई गई रखी रहती है, उसका नेचर ही वैसा है। जैसे ही आप उसको पानी में इनपुट करोगे, पानी ऑटोमेटिकली वहां चला जाएगा, बिकॉज स्पंज में और पानी में दोनों का देखो तो पानी कॉन्सेंट्रेशन कम है स्पंज के अंदर। तो स्पंज में अगर ऑलरेडी आप पानी भर कर रखो और फिर उसको पानी में डालो, तो क्या कभी भी स्पंज में पानी एंटर होगा, नहीं, ऑलरेडी एंटर्ड है। ठीक उसी तरीके से लंग्स के अंदर का प्रेशर और लंग्स के बाहर का प्रेशर अगर बराबर हो, तो कभी भी बाहर से एयर अंदर एंटर नहीं होगी। तो हमेशा प्रेशर क्या करके रखना पड़ेगा, घटाकर।
अब सवाल ये होता है कि प्रेशर कितना घटा कर रखें। तो सिंपल इज द स्टेटमेंट, कौन से टाइम पर आपको बाहर से एयर अंदर लाना है। 16 गुना प्रेशर, 16 गुना प्रेशर बाहर के रेस्पेक्ट में अंदर 16 mm ऑफ Hg प्रेशर कम रहता है, राइट। तो बाहर है 760 mm ऑफ Hg। सो विल यू आंसर मी कि लंग्स के अंदर इनहेलेशन के टाइम पर कितना प्रेशर रहेगा? बाहर 760, इनहेलेशन के टाइम पर लंग्स 16 mm Hg बाहर से कम बनाए रखती है प्रेशर। कितना होगा मतलब? 744। राइट। तो अच्छे से देखना, फ्रॉग जो है, फ्रॉग का डिस्कशन कर रहे थे हम कल। 744 इज द करेक्ट आंसर। फ्रॉग प्रेशर बिल्डअप नहीं कर पाता है, ठीक है। फ्रॉग के पास लंग्स है, ह्यूमन के पास भी लंग्स है, इंसान के पास भी है, फ्रॉग के पास भी लंग्स है, बट फ्रॉग ऑटोमेटिकली एक प्रेशर नहीं कर पाता है, कम नहीं कर पाता है प्रेशर की। मतलब जैसे ही डायरेक्ट स्टार्ट होता है ना इधर का, यहाँ का, तो एक सक्शन क्रिएट हो जाता है कि एयर को रश करके अंदर आना ही पड़ेगा। तो इनिशियली कितना प्रेशर क्रिएट करके रखता है वो प्लूरल स्पेस में? बेसिकली -16 mm Hg रहता है। तो जैसे जैसे एयर अंदर आ रही है, बाहर के रेस्पेक्ट में एयर का प्रेशर बढ़ रहा है, मतलब नॉर्मल हो रहा है। -16 से ऊपर इंक्रीज होगा, -4 तक ही जाएगा। सर और थोड़ी सी एयर अंदर ले लो और बाहर के रेस्पेक्ट में अंदर का प्रेशर बराबर कर लो ना। मैंने बोल रहा हूँ कि इनहेलेशन जब होगी, इनहेलेशन जब होगी, जस्ट उसके पहले 16 mm ऑफ Hg बाहर के रेस्पेक्ट में अंदर कम रहता है प्रेशर। मतलब अंदर 744 mm ऑफ Hg प्रेशर रहेगा और बाहर 760 रहेगा, तब एयर अंदर रश करेगी। तो धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है प्रेशर, इनहेलेशन हो रही है, प्रेशर नॉर्मल आ रहा है एटमॉस्फेयर के रेस्पेक्ट में। मानकर चलो ये एटमॉस्फेयर का 760 है और ये इनहेलेशन के जस्ट पहले लंग्स के अंदर 744 है, तो आप एयर ले रहे हो, प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, एयर ले रहे हो, प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। कब कितना पे आकर रुक जाता है? अच्छे से देखना, जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर से लंग्स का प्रेशर बस 4 mm Hg कम है, तब रुक जाता है। साक्षी ऊपरे कहाँ ध्यान है? तो एटमॉस्फेयर प्रेशर 760, अंदर का -16, मतलब बाहर के रेस्पेक्ट में 16 कम। हाँ, मैं बार बार दोहरा रहा हूँ क्योंकि आप 16 टिक करके मत आ जाना कि लंग्स का प्रेशर हमेशा कम रहता है, नहीं, बाहर के रेस्पेक्ट में 16 कम रहता है। इनहेलेशन कर रहे हो, प्रेशर एटमॉस्फेयर के बराबर आ रहा है, और सांस ले रहे हो, कहां तक इंक्रीज होगा? जस्ट तब तक आप इनहेल करोगे जब एटमॉस्फेयर का आपके लंग्स में प्रेशर 4 mm Hg कम है। तो सर ये बराबर क्यों नहीं कर रहे हो? अगर बराबर कर दिया तो एक ग्रेडियंट ही नहीं है, एक डिफरेंस ही नहीं है, कौन प्रेशर क्रिएट करेगा? ये कब रहता है पता है? जब इंसान वो वही वाली कंडीशन, जब डूब जाता है, कोई अब प्रेशर क्रिएट बराबर हो गया एटमॉस्फेयर के रेस्पेक्ट में, देन कोई दबाएगा, ऐसे स्टमक को पैल्प करेगा, राइट, प्रेस करेगा इनसाइड, तब डायफ्राम थोड़ा नीचे जाता है और ये लो फिर से प्रेशर क्रिएटेड। तो दिस इज हाउ ए नेगेटिव प्रेशर वर्क। व्हाट डू यू मीन बाय पॉजिटिव प्रेशर? जैसे एम्फीबियंस या फ्रॉग, ठीक है, एम्फीबियंस एक क्लास है जिसके अंदर फ्रॉग आता है। तो फ्रॉग के पास भी लंग्स है, वो मैक्सिमम टाइम स्किन से रेस्पायर करते हैं, उसका एक रीजन है लॉजिकल। पूरे वर्टिब्रेट्स में बेसिकली हम एम्फीबियंस, रेप्टाइल, बर्ड्स और मैमल, चार चीजों की चर्चा करेंगे ये चैप्टर में। एव्स मतलब बर्ड्स, रेप्टाइल, मैमल्स और एम्फीबियंस मतलब फ्रॉग। तो फ्रॉग ही एक अकेला ऐसा है, सभी के पास लंग्स है। रेप्टाइल्स में स्नेक, लिजार्ड, क्रोकोडाइल है, मैमल्स में डॉग आता है, कैट आता है, काऊ आती है, सबके पास लंग्स है। बाद में रेप्टाइल हो गया, बर्ड के पास जाओ, ऑल द बर्ड्स हैव लंग्स। एम्फीबियंस, फ्रॉग आ जाओ, उनके पास भी लंग्स है। बट सभी चारों क्लास में अगर लंग्स है, फिर भी एक ऐसा क्लास है एम्फीबियंस यानी कि फ्रॉग वाला, जिसकी लंग्स बाकी तीनों क्लास के जितने भी स्पीशीज आती है उनके लंग्स से अलग है। क्यों? क्या करता है फ्रॉग? फ्रॉग एयर को, आप देखते हो ना, आवाज निकालता है, हम बोलते हैं फ्रॉग आवाज निकाल रहा है, तो आवाज नहीं निकालता है वो, ठीक है, वो अपना काम कर रहा है, अपना वर्क कर रहा है। कैसे सर? वो एयर को गल्प कर लेता है, अपने माउथ में एयर को गल्प कर लेगा, अपने नॉस्ट्रिल और अपना माउथ या बक्कल कैविटी क्लोज कर लेगा, पूरा एयर अंदर गल्प कर लिया, बक्कल कैविटी क्लोज, नॉस्ट्रिल क्लोज, मतलब एयर बाहर रश नहीं कर सकती है। क्यों? पहले तो उसने पूरी एयर गल्प कर लिया, बक्कल कैविटी और
नेजल कैविटी यानी कि नॉस्ट्रिल को बंद कर लिया, एक ऑटोमेटिकली प्रेशर जनरेट कर रहा है। गुरुवार तो फ्रॉग ऑटोमेटिकली अपने माउथ के अंदर प्रेशर क्रिएट कर रहा है कि एयर को करना ही पड़ेगा। उसकी लंग्स में कुछ ऐसा नेगेटिव प्रेशर नहीं क्रिएट हो रहा है कि आ जाओ एयर अंदर आना पड़ेगा, मैंने प्रेशर कम कर चुका हूँ अपना, ऐसा फ्रॉग में नहीं होता है। तो फ्रॉग क्या करता है, फ्रॉग खुद ही अंदर एयर ले लेता है और बोलता है एयर देखो अब तुम एटमॉस्फेयर का हिस्सा कतई नहीं हो, ठीक है। पहले इन द इनिशियल कंडीशन एटमॉस्फेयर और फ्रॉग दोनों का प्रेशर बराबर, क्योंकि उसकी लंग्स प्रेशर घटा ही नहीं पा रही है, ठीक है। हमारे इसमें डायफ्राम है, हमारे इसमें इंटरकोस्टल मसल भी है। तो होता क्या है, रिब केज हमारी बाहर तरफ जाती है, अगर अच्छे से समझाऊं तो ये अगर लंग्स है तो, और ये कौन सा है, ये रिब केज की मसल्स है, और ये अंदर मानकर चलो इस तरीके से लंग्स इसके साथ जुड़ी हुई है मसल्स की तरफ, ठीक है। बाहर वाला रिब केज है और अंदर वाला ये जो है ये लंग्स है, ठीक। और ये क्या है, डायफ्राम है। तो अब देखना कंडीशन कैसे चेंज होगी। ये नॉर्मल लंग्स है, अब इनहेलेशन देखना, इनहेल कर रहा है, रिब केज बाहर खींचेगा, डायफ्राम नीचे आएगा, राइट। सो अब ये वाली पोजीशन इनिशियल ऐसी थी, लंग्स को ड्रॉ कर लेते हैं अंदर, राइट। अब अपनी वो पोजीशन से छोड़ के डायफ्राम ये मसल से जॉइंट है इस तरीके से, अब अपनी वो पोजीशन को छोड़ के डायफ्राम कुछ नीचे जाएगा और रिब केज कुछ बाहर तरफ आएगा। तो ये क्या है, ये नई पोजीशन है रिब केज की और ये भी नई पोजीशन है डायफ्राम की। ये कब होगा, इनहेलेशन को होगा। तो ये जितनी स्पेस क्रिएट हुई है ये नीचे आ चुका है, राइट। अगर आपको देखना ही है तो ये डायफ्राम अब नीचे आ चुका है। तो इतने जगह का प्रेशर कहाँ गया सर, यहाँ प्रेशर क्रिएट होगा कि नहीं, डेफिनेटली यस। कैसा, बाहर के रेस्पेक्ट में कम, ठीक। ये पहले रिबकेज यहाँ तक था सर, अब नया रिबकेज यहाँ आ गया, ये इतने जगह में प्रेशर क्रिएट होगा कि नहीं, ये वाली जगह में, क्योंकि अब नया वाला रिबकेज यहाँ आ चुका है, दूर खींच चुका है। तो कौन सी लेयर को खींचेगा, पैराइटल। तो पैराइटल रीजन खींचेगा तो नेगेटिव प्रेशर यहाँ नीचे तरफ और ऊपर तरफ दोनों तरफ प्रेशर डेवलप होगा। कैसा, बाहर के रेस्पेक्ट में कम। फ्रॉक्स में एक हिस्सा ही नहीं है, फ्रॉक्स का बाहर और अंदर एक जैसा है प्रेशर। फ्रॉग बेचारा रोता है, बोलता है क्या करूं क्या करूं। तो एक काम उसने किया, अगर मेरी लंग्स खुद से प्रेशर कम कर कर नहीं रख पा रही, क्योंकि जब तक कम नहीं करेगी, याद है डॉटर रो, जब तक डॉटर रोएगी नहीं तब तक पापा गिफ्ट नहीं देंगे, ठीक है। उसी तरीके से जब तक लंग्स बाहर के रेस्पेक्ट में अंदर प्रेशर घटाएगी नहीं तब तक एयर नहीं आने वाली। तो फ्रॉग को ये चर्चा समझी, फ्रॉग को ये बात समझा कि एयर ने उसके साथ नेचर ने उसके साथ गुस्ताखी की है। तो फ्रॉग ने एक मैकेनिज्म डेवलप किया कि मैं बाहर से प्रेशर तो नहीं, मतलब बाहर से एयर तो अंदर नहीं ला पा रहा हूँ, एक काम करता हूँ, अपने माउथ को एक ऐसा रेस्पायरिंग या ऐसा प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट करने वाला ऑर्गन बना देता हूँ जो मुझे अंदर एयर रश करने पर मजबूर करेगा। समझ रहे हो, बाहर से एयर ले लेगा माउथ के अंदर, पूरा माउथ क्लोज, अब नोस्ट्रिल भी क्लोज, उसका माउथ भी क्लोज। तो यहाँ पर प्रेशर क्या है, बिल्डअप हो चुका है, कैसा, पॉजिटिव। अब लंग्स सोचती है अरे मेरे ये ऊपर माउथ में प्रेशर आ रहा है, तो एयर क्या करती है, एयर उसके माउथ या बक्कल कैविटी से रश कर जाती है लंग्स में विदाउट एनी नेगेटिव प्रेशर। लंग्स ने खुद चाहा ही नहीं था कि बाहर से एयर अंदर आए, क्यों, कुछ था ही नहीं उसके अंदर एक नेगेटिव प्रेशर क्रिएट करने वाला मैकेनिज्म, राइट। कुछ ऐसा सोर्स नहीं था जिससे नेगेटिव प्रेशर क्रिएट कर सके। तो फ्रॉग के केस में फ्रॉग खुद ही अपने माउथ में एयर गल्प कर लेगा और ऐसे मुंह फुला कर रखेगा, मुंह फुला के मतलब एयर गल्प करके, और एयर जबरदस्ती अंदर एंटर रश करेगी। दिस इज हाउ ए पॉजिटिव एंड नेगेटिव प्रेशर इज क्रिएटेड। तो हमारे इसमें हम क्या दिखाते हैं, नेगेटिव ब्रीथिंग। हमारे इसमें लंग्स है एंड लंग्स आर एबल टू क्रिएट ए पॉजिटिव नेगेटिव प्रेशर एज कंपेयर टू द एटमोस्फियर। फ्रॉग हैव लंग्स but the lungs of the frogs are not able to create a negative pressure with respect to the atmosphere. So what do frog do? Frog gulp the air, try to create a pressure inside the buccal cavity by closing the nostril and the mouth or the oral cavity. They close and they create a positive pressure. The air then from the buccal cavity rushes inside the lung without any creation of negative pressure. मतलब ऐसा बोलूं तो एक केस वो था, डॉटर और फादर, डॉटर रो रही थी, नेगेटिव हो रही थी, तभी ड्रेस मिल रहा है। ये हमारे केस में, फ्रॉग के केस में क्या होता है,
डॉटर बिल्कुल भी नहीं रोती है, पापा को जबरदस्ती ड्रेस दिलवाने पर मजबूर किया जाता है डॉटर को, कि एयर को जबरदस्ती अंदर एंटर करेंगे। मतलब समझ लो मम्मी ने पापा को एक दिया होगा तमाचा कि चल बेटी को ड्रेस ला कर दे, मतलब क्या, माउथ ने जबरदस्ती प्रेशर क्रिएट किया एयर को अंदर लाकर कि तुमको अंदर जाना ही पड़ेगा, राइट। किसी को डाउट है पॉजिटिव और नेगेटिव प्रेशर में? एनीवन? शैल आई प्रोसीड? No, sir. कॉन्सेप्ट क्लियर है ना सभी का? Yes, sir. ठीक है, राइट हाँ सर। राइट। तो बढ़ते हैं आगे। तो कितना, एंड अगर आपको कोई पूछे ये सवाल, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के रेस्पेक्ट में लंग्स का प्रेशर कभी भी पॉजिटिव हो गया क्या, होगा क्या? नहीं होगा। जिस वक्त उसका पॉजिटिव प्रेशर हो गया, मतलब बराबर प्रेशर हो गया, वो कभी भी फिर से दोबारा एयर नहीं ले पाएगा, ठीक है। फिर उसको या तो कोई आर्टिफिशियल सोर्स की जरूरत होगी, राइट। जैसे हम नहीं करते हैं, क्या होता है, आपने देखा होगा जब कोई, दो मेथड रहते हैं एयर को अंदर रश करने की, या तो उसका पेट दबाव इस तरीके से, या तो उसके माउथ टू माउथ उसको एयर दी जाती है, ठीक है, जिसके कारण प्रेशर क्रिएट हो। उसको आने वाले क्लासेस में समझेंगे। सो दिस इज हाउ अबाउट पॉजिटिव एंड नेगेटिव प्रेशर। लेट्स लर्न और लेट्स स्टार्ट। इसको लिखवाऊंगा मैं थोड़ी देर में। तो अब हमको यहाँ से पढ़ना है रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन दो टाइप के, एक कौन सा, वन इज एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, and another is internal respiration, internal respiration। तो दो टाइप के रेस्पिरेशन है, एक्सटर्नल एंड इंटरनल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल मतलब इट इज डिपेंडेंट किसके ऊपर, एटमॉस्फेयर के ऊपर, राइट। ये डिपेंडेंट है एटमॉस्फेयर के ऊपर, वो इंडिपेंडेंट है एटमॉस्फेयर के ऊपर। मतलब देखो, एटमॉस्फेयर के ऊपर डिपेंडेंट है का मतलब एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में जो कुछ प्रॉपर्टी आएगी वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के भरोसे होगी, धीरे धीरे चैप्टर समझेगा। और इंटरनल रेस्पिरेशन है, उसमें एटमॉस्फेयर कुछ नहीं कर सकता है। सिंपल सा एक स्टेटमेंट देखो अच्छे से प्यार से, एयर अंदर एंटर कर रही है, ठीक है, यहां से उसको कहाँ डिफ्यूज करना पड़ेगा, ब्लड में। ब्लड ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन में बैठा के कहाँ लेके जाएगी, टिश्यूज के पास, सेल के पास। वो सेल से, ब्लड से ऑक्सीजन कहाँ जाएगा, सेल के अंदर। तो ये वाला जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस है ना, ये इंटरनल रेस्पिरेशन है। यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कुछ भी रोल प्ले नहीं कर सकता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर सिर्फ लंग्स में या इसी लेवल पर रेगुलेट करेगा। जैसे ही एयर अंदर रश कर जाती है, इन दैट कंडीशन व्हेन द ब्लड टेक्स द ऑक्सीजन एंड डिलीवर इट टू द टारगेट टिश्यू, तब कोई एटमॉस्फेयर का रोल प्ले नहीं होगा, राइट। तो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में कौन से चीज आते हैं इसको समझते हैं। तो पहला क्या होगा, यहाँ लिखते हैं, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन इज डिपेंडेंट ऑन एटमॉस्फेयर, and internal respiration it is independent of atmosphere। देखो, सपोज दैट, शॉर्ट में समझा रहा हूं दोनों का मतलब क्या है। ये लंग्स है, एक लंग है, और ये मेरे हाथ का एक सेल है, ठीक है। ब्लड यहां से यहां तक जाएगा, ये ब्लड की जर्नी है। ऑक्सीजन आएगा यहां से, इधर से ऑक्सीजन किस में एंटर करेगा, ब्लड में। ब्लड ऑक्सीजन लेके जाएगी, ये लो सेल को दे देगी। ये वाले लेवल पर जो हो रहा है ये एक्सटर्नल है, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। ये इंटरनल है। सर ऐसा क्यों कह रहे हो, ये ब्लड है, ब्लड, और ये सेल है। ये क्या है, ये अल्वियोला है, मानकर चलो, ठीक है, राइट। तो कब एयर एक जगह से दूसरी जगह पर एंटर करेगी, ठीक है, व्हेन, आपको पता है हम एक्सेल क्या करते हैं, CO2, और इनहेल क्या करते हैं, मतलब सेल से क्या निकलता है, सेल से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। तो यहां पर CO2 प्रेजेंट होगा, CO2 इधर जाएगा, O2 इधर एंटर करेगा। कैसे एंटर करेगा, अल्वियोलाई से जब ऑक्सीजन यहां एंटर कर रहा है, मतलब ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की कमी है। CO2 अगर यहां से उठ के अल्वियोलाई में जा रहा है, मतलब CO2 की कमी
अल्वियोलाई में है, ब्लड में ज्यादा है, राइट। तो गैसेस एक जगह से दूसरी जगह पर जाती है, इसका मतलब ये है कि जिस जगह पर जा रही है उस जगह पर उस पर्टिकुलर गैस का प्रेशर कम है, इसलिए वो उधर रश कर रही है। तो CO2 यहां से यहां, O2 यहां से यहां। बट इसी लेवल पर देखो, इस लेवल पर तो एग्जैक्टली अपोजिट हो रहा है, एग्जैक्टली अपोजिट। ब्लड से ऑक्सीजन अब सेल में जा रहा है, क्योंकि सेल में ग्लूकोज बैठा है, और आपको पता है कैंडल वाला एक्सपेरिमेंट कि ग्लूकोज ऑक्सीजन के प्रेजेंस में टूटता है। तो CO2 ये सेल से निकलकर कहां जाएगा? ब्लड में। तो दोनों तरफ एग्जैक्टली अपोजिट हो रहा है, यहाँ से ऑक्सीजन इधर जा रहा है, CO2 यहाँ। और उसी टाइम पर आप टिश्यू एक टारगेट रीजन पर देखो, तो इस टाइम पर ऑक्सीजन इधर जाएगा और CO2 इधर एंटर हो रहा है। सो व्हाई दिस इज टेकिंग प्लेस? कौन इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होगा? तो अच्छे से देखना, ये लंग्स की बाहर अगर पूरा आ जाऊं एटमॉस्फेयर में, तो एटमॉस्फेयर में एटमॉस्फेरिक प्रेशर कुछ रहता है, हर एक गैस का पर्टिकुलर एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, उसको देखते हैं आगे। बट हर एक गैस का इंडिविजुअल जो भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है हमारे बॉडी में उस पर्टिकुलर और CO2 अंदर ज्यादा है, रश कर दो। सो यहाँ पर अल्वियोलाई और ब्लड में यहाँ पर प्रेशर एटमॉस्फेयर रेगुलेट कर रहा है, और यहाँ पर प्रेशर एटमॉस्फेयर कुछ भी रेगुलेट नहीं कर पाएगा। तो डिपेंडेंट अपॉन एटमॉस्फेयर का मतलब ये है कि बाहर की गैसेस सिर्फ लंग्स तक ही एक्सचेंज ऑफ गैसेस को रेगुलेट कर सकती है। बाहर की जितने भी गैसेस है वो हाथ के लेवल पर आकर कुछ भी रेगुलेशन या एक्सचेंज ऑफ गैसेस नहीं कर पाएगी। दिस इज लिटिल बिट डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट, बट जैसे जैसे एक एक टॉपिक को उठाकर हम पढ़ेंगे आपको डिटेल में समझते आते चला जाएगा। तो हम पहला स्टेटमेंट लिखते हैं कि एक्सटर्नल रेस्पिरेशन विच इज डिपेंडेंट अपॉन एटमॉस्फेयर, इसके अंदर हमको क्या पढ़ना है? तो फर्स्ट इज ब्रीथिंग। पहला जो पॉइंट है वो पढ़ेंगे ब्रीथिंग, ठीक है। तो ब्रीथिंग कौन करता है? लंग्स करती है। लंग्स का नाम क्या है? पल्मोनरी। पल्मोनरी, और एक नाम है इसका ब्रीथिंग का, पल्मोनरी वेंटिलेशन। वेंटिलेशन क्यों? क्योंकि ब्रीथिंग एक एयर टाइट चेंबर में होता है। अगर आप कहीं पर जाते हो, whenever you go to a some region, आप जोर से चिल्लाते हो, ठीक है, और आवाज इको होके आपको आती है। क्यों? क्योंकि वो घर या वो जगह जिस जगह पर आप जा रहे हो वो एक एयर टाइट है, मतलब एयर बाहर रश नहीं कर पाती, तो आपको आपकी आवाज गूंज कर सुनाई आती है। जैसे आप मंदिर का वो रहता है ना गुम्बद, उसमें जाकर चिल्लाओ, तो एक स्पेरिकल स्पेस है जिससे वॉइस जो है वो रिफ्लेक्ट होकर आ रही है। तो वेंटिलेशन क्या है? वेंटिलेशन एक एयर टाइट चैम्बर है, मतलब एयर अगर एंटर जा रही है लंग्स के अंदर, तो ये नहीं होगा कि लंग्स ने और कहीं एयर धीरे से निकाल रहा है, पूरा एयर टाइट चैम्बर है। मतलब अल्वियोलाई तक ही जाएगी एयर, वहां से ब्लड में ही जाएगी, ब्लड उसको लेके ही जाएगा, ये फिक्स है। ये नहीं कि ब्रोंकस में आ गई थोड़ी बहुत एयर बाहर निकल गई, सेकेंडरी ब्रोंकस में आ गई और थोड़ी एयर बाहर निकल गई, ऐसा नहीं होता है। पूरा फिक्स्ड चैम्बर है, एयर टाइट है, कि एयर थोड़े से भी होल से भी बाहर नहीं निकलेगी। उसका डिफ्यूजन का एक ही साइट है, एक ही जगह से वो पास आउट हो सकती है, और वो है छोटे छोटे अल्वियोलाई, जो डायरेक्टली किसके साथ कनेक्शन में? ब्लड के साथ, राइट। So if I inhale, then the air will not travel in any of the direction till it reaches to alveoli. Alveoli तक पहुंचने तक एयर बीच रास्ते में कहीं पर नहीं जाएगी, इसलिए मैं कहता हूँ ये एक वेंटिलेटेड चेंबर है, ठीक है। वेंटिलेशन जो आपके घर पे भी रहता है, बोलते हैं ना वेंटिलेशन किया है क्या घर का, तो पल्मोनरी शब्द किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? लंग्स। तो लंग्स क्या है? लंग्स एक वेंटिलेटेड चेंबर है जिसके अंदर ब्रीथिंग होती है, राइट। चलो नेक्स्ट क्या होगा? एक्सचेंज ऑफ गैसेस। गैसेस का एक्सचेंज होगा, कौन सा? O2 and CO2, both the gases will be exchanged in one or the other manner। मतलब डिफरेंस ड्यू टू व्हाट? ड्यू टू डिफरेंस इन द प्रेशर, कहीं पर प्रेशर कम रहेगा, कहीं पर प्रेशर ज्यादा रहेगा। तो व्हाट इज द मेन कॉज? डिफ्यूजन। आपने क्लास 10th में थोड़ा बहुत डिफ्यूजन के बारे में पढ़ा होगा, ये चैप्टर में आपको डिफ्यूजन ये शब्द बहुत आने वाले। डिफ्यूजन लोअर से हायर में होता है, सब पढ़ेंगे। तो गैसेस एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है इसका O2 एंड CO2 का।
ठीक है, तो ब्रीथिंग के लिए एटमॉस्फेयर हेल्पफुल है। ठीक, जैसे ही ब्रीथिंग से अब एक्सचेंज ऑफ गैसेस टॉपिक पर आते हैं, ये दोनों पॉइंट एटमॉस्फेयर के भरोसे होगा। मीन सपोज दैट अगर आप ऐसे जगह पर चला जाओ जहां पर वैक्यूम क्रिएटेड है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्रिएटेड है, बिल्कुल भी एयर नहीं है, पूरा वैक्यूम है, तब एटमॉस्फेरिक प्रेशर कुछ है ही नहीं, बाहर आपको कुछ एयर टाइट मतलब सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ गैस भी नहीं प्रेजेंट है, वैक्यूम क्रिएट कर दिया है। और उस जगह पर अगर आप जाकर खड़े रहो, तब आपका एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एक्सटर्नल एनवायरमेंट आपको ब्रीथिंग के लिए कोई मदद नहीं कर रहा है, राइट। इन दैट कंडीशन बाहर का और अंदर का प्रेशर अंदर ज्यादा होगा, बाहर कम, क्योंकि बाहर वैक्यूम क्रिएटेड है, बिकॉज नो एयर इज प्रेजेंट, एयर इज एब्सेंट, एयर इज नेग्लिजिबल, राइट। तो एटमॉस्फेयर हमको रेगुलेट करता है जब हम बिना वैक्यूम वाले कंडीशन में, तो तब ऑक्सीजन का प्रेशर बाहर ज्यादा है, ऑक्सीजन अंदर। ये लो ब्रीथिंग हो रही है। ब्रीथिंग में दो पॉइंट आते हैं, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। एक्सहेलेशन में आप CO2 बाहर फेंकते हो। व्हाई CO2 गोइंग आउट? बिकॉज द प्रेशर ऑफ द CO2 इन द एटमॉस्फेयर इज लेस एज कंपेयर टू जो हमारे बॉडी से जनरेट हो रहा है। ट्रिलियंस एंड बिलियंस ऑफ सेल आर प्रेजेंट। हर एक सेल फैक्ट्री जैसे एक्ट कर रहा है जो CO2 नाम का कचरा निकाल रहा है। तो सिंपल सा स्टेटमेंट, इतने सारे बॉडी में सेल्स है, हर एक सेल ग्लूकोज को तोड़ के CO2 बाहर निकाल रहे हैं। CO2 ब्लड में कूदेगा, तभी ब्लड नाम की नदी में कूद रहे हैं, और उनका एक ही जगह है जहां से वो बाहर रश कर सकते हैं, दैट इज अल्वियोलाई। तो फटाक से ब्लड से CO2 निकलकर अल्वियोलाई में बैठेंगे और ये आ रहे हैं बाहर सीधा। तो व्हाई डू CO2 कम? क्योंकि मैं ये मानता हूं कि एटमॉस्फेयर में CO2 बहुत ज्यादा है, बट जितना मेरे बॉडी का साइज है ना, उस बॉडी में जितना हर एक सेल से CO2 जनरेट हो रहा है और वो एक जगह पर एक्यूमुलेट होगा, तो इतने जगह में अगर बाहर CO2 देखो तो कम है। ये टॉपिक जो है ना थोड़ा डिफिकल्ट है अंडरस्टैंडिंग के लिए, जिसका दिमाग चल पाता है वो ही समझ पाएगा। मैं मेरे लंग्स को व्हाई डू वी एक्सहेल CO2? तो सर CO2 बाहर जा क्यों रहा है? क्या CO2 की बाहर कमी है? CO2 बहुत ज्यादा है एटमॉस्फेयर में। क्यों? इतना सारे प्लांट CO2 लेकर फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं क्या? तो आप कौन हो जो CO2 को बाहर एक्सहेल कर रहे हो? अगर हम ये कहते हैं कि एटमॉस्फेरिक, हम ये कहते हैं कि गैसेस अपने हाई प्रेशर से लो प्रेशर पर जाए, तो CO2 तो एनवायरमेंट में बहुत है, नहीं जाना चाहिए CO2 हमारे लंग्स से। पर जितना हमारे लंग्स का एरिया है, उतना ही एरिया बाहर देखो, तो उतने रीजन में, जैसे कल वाला एग्जांपल याद है, 100 जन और इधर 10 जन, 100 जन डिस्ट्रीब्यूटेड है, जितने एरिया में 10 पीपल यहाँ है, उतने एरिया में वहां सिर्फ 2 है, जीतेंगे ये। इसी तरीके से लंग्स के जितने एरिया में CO2 जनरेट हो रहा है, उतने एरिया में, मतलब पूरे बॉडी का CO2 कलेक्ट होकर लंग्स में आ रहा है, इतना ही एरिया बाहर करो, हम कंपेयर करो, तो उतने ही एरिया में बाहर CO2 का प्रेशर कम होगा और यहाँ पर CO2 का प्रेशर ज्यादा होगा, इसलिए हम CO2 एक्सहेल करेंगे, राइट। और बार बार अंदर कोई ऑक्सीजन खींच रहा है, तो इतने एरिया में ऑक्सीजन का प्रेशर और बाहर इतने ही एरिया में ऑक्सीजन का प्रेशर कंपेयर करो, तो ऑक्सीजन का प्रेशर कहाँ ज्यादा होगा? बाहर, इसलिए हम ऑक्सीजन इनहेल करेंगे। तो ये प्रेशर के ग्रेडियंट के हिसाब से वर्क होता है, समझ गए? सेम एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट आपको कहाँ अप्लाई करना है पता है? ये तो आपने लंग के लेवल पर अप्लाई किया कि लंग से उधर जा रहा है ऑक्सीजन ब्लड में और ब्लड से CO2 यहाँ आ रहा है। सेम एग्जैक्ट कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट आप हाथ में अप्लाई करो। ब्लड से ऑक्सीजन निकालकर सेल में क्यों जा रहा है? क्योंकि सेल का ग्लूकोज बार बार ऑक्सीजन को खींच रहा है, तो सेल के अंदर ऑक्सीजन का प्रेशर कम होगा और ब्लड में ऑक्सीजन का प्रेशर ज्यादा होगा, इसलिए ऑक्सीजन सेल में जाती है। ऑक्सीजन आ गया, ग्लूकोज टूट गया, CO2 जनरेट होगा। CO2 सेल के अंदर जनरेट होता है और ब्लड के अंदर CO2 नहीं रहता है, मतलब ब्लड के अंदर ऑक्सीजन था, वो तो सेल में, और सेल से ग्लूकोज टूटा और CO2 जनरेट हुआ। CO2 ब्लड में क्यों जा रहा है? क्योंकि सेल के अंदर CO2 का प्रेशर ज्यादा है एज कंपेयर टू ब्लड। तो एटमॉस्फेयर, अच्छे से सोचना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहां पर काम आता है? सिर्फ लंग्स पर। ये लेवल पर बाहर के प्रेशर से अंदर एयर अंदर एंटर करेगी। क्या मेरे हाथ पे लेवल पर एटमॉस्फेयर कोई प्रेशर एक्सर्ट कर पाता है? नहीं, सिर्फ लंग्स पे एक्सर्ट कर पाता है, क्योंकि लंग्स आर अल्टीमेटली कनेक्टेड विया द नोस्ट्रिल टू द एटमॉस्फेयर। तो लंग्स को पता है कि एटमॉस्फेयर में कितना है, उस हिसाब से एक्सचेंज होता है, बट ब्लड से और सेल में
यहाँ पर एटमॉस्फेयर का प्रेशर कुछ भी रेगुलेट कर पाता है कि नहीं, इसलिए दो तरीके के रेस्पिरेशन हो गए, एक एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, एक इंटरनल रेस्पिरेशन। इंटरनल रेस्पिरेशन में एटमॉस्फेयर कुछ भी रोल प्ले नहीं कर पाता। एटमॉस्फेयर कहाँ रोल प्ले कर पाएगा, जब एयर का डिफरेंस लंग्स के रीजन में कंपेयर किया जा रहा है, राइट। चलो, तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, दैट इज O2 एंड CO2। अगर आपने ये लिख लिया होगा तो मेरे पास स्पेस नहीं, मैं वहां कुछ लिखना चाहता हूँ, तो इसको मिटा देता हूँ। डिपेंडेंट ऑन एटमॉस्फेयर, इंडिपेंडेंट ऑफ एटमॉस्फेयर, तो वहां पर क्या होगा, यहाँ फर्स्ट पॉइंट लिखता हूँ। अब गैसेस का ट्रांसपोर्ट हो गया, मतलब अल्वियोलाई से O2 उधर जा चुका है, ब्लड से CO2 इधर जा चुका है, ब्लड ट्रैवल करके लेके जाएगा, मतलब आरबीसी नाम के ट्रक में ऑक्सीजन बैठ चुका है, अब वो ट्रक सीधा लेकर जाएगा कहाँ तक, सेल तक जाएगा। तो यहाँ लिखता हूँ ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस पढ़ना है नेक्स्ट, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, राइट। सेकेंड पॉइंट, अब क्या होगा, अगेन एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अब एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहाँ होगा, सेकेंड वाला एक्सचेंज ऑफ गैसेस। नाउ द एक्सचेंज ऑफ गैसेस विल बी रेगुलेट एट द टिश्यू लेवल, ठीक है, ब्लड से सेल में और सेल से ब्लड में, क्या, O2 एंड CO2। तो यहाँ पर भी होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, दैट इज ऑफ विच O2 एंड CO2, ठीक है। थर्ड एंड द लास्ट, अब जब ऑक्सीजन सेल के अंदर एंटर करेगा, नाउ द ऑक्सीजन विल ब्रेक, सॉरी, नाउ द ग्लूकोज विल ब्रेक इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। सो आई राइट, सेल के अंदर होगा सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन मतलब सेल के अंदर ग्लूकोज के टूटने की प्रक्रिया इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज सेलुलर रेस्पिरेशन। सो दिस इज अवर ऑल द पॉइंट्स, 5 पॉइंट्स में चैप्टर कंप्लीट होगा। सो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट टॉपिक, दैट इज ब्रीथिंग। सबने लिख लिया है, आगे बढ़ूं? यस सर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस डिस्कस और लेट अस राइट कि ब्रीथिंग में कोई ऐसे हैं जो नेगेटिव ब्रीथिंग करते हैं, कोई पॉजिटिव, वो वाले पहले लिख लेते हैं हम। सो रेप्टाइल, बर्ड, स्नेक, मतलब रेप्टाइल्स में स्नेक, क्रोकोडाइल, ये सब रेप्टाइल्स में आते हैं, बर्ड्स एंड एम्फीबियंस। ऐसा एक ही स्पीशीज है जिसके पास लंग्स होने के बावजूद